बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर 3 है, यूनिट 3 डायनामिक्स करेंगे। डायनामिक्स में आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे रिलेटेड अगर हमने ये सीखा होता है तो हमें न्यूमेरिकल्स करने भी बहुत आसान हो जाते हैं इससे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। According to Newton's second law of motion, when a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है जो कि उसी फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इट मींस देखिए एक्सेलरेशन क्या चीज है, वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार उसको रिवाइज करा देती हूँ। जब भी किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही होती है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बताता है कि जो बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगी उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उसी फोर्स के बराबर होगा, जितनी फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यही जो एक्सेलरेशन है, आगे हम पढ़ते हैं इसका, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स के, यानी फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, लेकिन जो मास होगा ना बॉडी का उसके इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी कि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले मैं आपको लिखवाती जाती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन अ नेट फोर्स, जब कोई फोर्स एक्ट करती है ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे, इट प्रोड्यूस, वो उसमें प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, उस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स की ही डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, हम लिख लेते हैं दैट एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। एंड और इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स यानी उलट होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शनल होगा टू द मास ऑफ द बॉडी, टू द मास ऑफ द बॉडी, उसी बॉडी के मास के। यानी अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, बॉडी का मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब पहला पॉइंट क्या था हमारा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, ये एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट यहाँ तक था ना, दूसरा पॉइंट क्या था कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा बॉडी के मास के। इनवर्स प्रोपोर्शन हम ऐसे लिखेंगे, ये m जो है बॉडी का मास है तो a विल बी इनवर्स प्रोपोर्शन टू m। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, ये f इसके 1 है तो 1 के साथ आ जाएगा और ये हो जाएगा a विल बी प्रोपोर्शन टू f बाय m। अब ये हमें प्रोपोर्शन का साइन हटाना है। प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वल डालते हैं, इक्वल डालते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल डालेंगे, हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो k क्या है इसमें, k इज द कांस्टेंट, और बाकी हमने वही f बाय m लिख लिया। अच्छा, ये f जो है कैपिटल आता है फोर्स का ना, ठीक है, ये आ गया f बाय m। अब ये क्या बन गया, a इज इक्वल्स टू k यानी कांस्टेंट, f डिवाइडेड बाय m। अब या ऐसे करते हैं, हम इसको m को इधर ले जाते हैं, m a हो गया और यहाँ पे सिर्फ k f रह गया। k तो हमें पता है कांस्टेंट है तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पहले मेंशन कर देते हैं k इज द कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनली। ठीक है, अब ये के हटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू एफ। तो इसको हम सही करके लिख देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू
एम ए। यही हमारा बस इतना सिंपल सा न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। जब हम ये सीख लेते हैं तो हमारे लिए न्यूमेरिकल करने आसान होते हैं। फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। डायनामिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। आज हम यही सीखेंगे। तो इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय v। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या चीज होता है? किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कहलाता है मोमेंटम। मोमेंटम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। हम इस डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी vi। कंसिडर करते हैं हम कि एक बॉडी है, उसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन a। उस पे एक फोर्स F ने एक्ट करा और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं अभी न्यूटन सेकंड लॉ में कि जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई होती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक बॉडी थी, उसका मास m था और वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी। उस पे फोर्स F एक्ट करी तो उस पे एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो गया। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टाइम t विल vf। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी vf हो गई कितने टाइम t के अंदर। तो अब हम जो है इसको ड्राइव करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू mv। हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम आ जाता है। इसके अंदर जो है मास इज द कांस्टेंट। तो अब जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखा मास इज कांस्टेंट देन चेंज इन मोमेंटम इज। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जो पहले जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हुई थी तो क्या था? मोमेंटम p1 था या pi था। pi कितना था? pi था mvi। क्योंकि हमने कह दिया ना मास तो कांस्टेंट है तो मास ऐसे ही रहेगा। तो हमने लिखा pi इज इक्वल्स टू mvi। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम pf कितना होगा? m मल्टीप्लाई बाय vf, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम होगा मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम होगा मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। अब क्या करेंगे हम? हमें चाहिए डिफरेंस कि जो पहला मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम था, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में कितना डिफरेंस है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? हम लिख देते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। हमें मोमेंटम में चेंज मालूम करना है कि कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो हम इस साइड वाले में से इस साइड को माइनस कर देंगे और इस साइड वाले में से इस साइड को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? pf माइनस pi विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, इस pf में से इस pi को निकाल दिया, इक्वल के एक साइड का कर दिया, अब इक्वल के दूसरे साइड का mvf माइनस mvi। सही, आपको समझ में आया होगा। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया और ये mvf में से यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी हो गई थी उसमें से हमने इनिशियल वेलोसिटी को प्रोडक्ट को माइनस कर दिया। ये हमने mvf में से mvi माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों साइड को हम डिवाइड करें। पहले हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं pf माइनस pi इज इक्वल्स टू, यहाँ m कॉमन आ गया, ये हो गया vf माइनस vi। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड को t से डिवाइड करते हैं क्योंकि टाइम t भी लगा था ना, तो इसमें और इसमें जो टाइम लगा है वो हम इसलिए लिखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं डिवाइडेड बोथ साइड, दोनों साइड्स को बाय t से हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t विल बी इक्वल्स टू m vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं हम pf माइनस pi को ऐसे ही लिखते हैं और डिवाइडेड बाय t भी ऐसे ही लिखते हैं। इसको m को यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम vf माइनस vi अपॉन t। आपको पता है, आप सेकंड चैप्टर में सीख कर आए हैं vf माइनस vi अपॉन t किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ vf माइनस vi t की जगह a पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। हम यहाँ लिखते हैं vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू a। तो इस जगह पे हम a लिख देंगे। क्या करेंगे हम? pf माइनस pi डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू m a। ठीक है, इसकी जगह पूरे इसकी जगह पे ये a लिख दिया हमने, इस पूरे की जगह पे यहाँ पे हमने a लिख दिया। ठीक है, पूरी देखें pf माइनस pi अपॉन टी उतारी, m उतारा और vf माइनस vi अपॉन टी की जगह a लिख दिया। हमें पता है m a किसके बराबर होता है? f इज इक्वल्स टू होता है m a के बराबर। तो अब हम यहाँ पे f लिख देते हैं, pf माइनस pi अपॉन टी इज इक्वल्स टू f। ठीक है, अब ये जो है आप ऐसा करो कि pf माइनस pi क्या होगा?
डिफरेंस होगा ना हमारा उसमें मोमेंटम में, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा पी एफ माइनस पी आई, यानी कि जो भी डिफरेंस आया है मोमेंटम में उस वो है ना पी एफ माइनस पी आई की जगह डेल्टा लिख लिया, और ये जो टी नीचे डिवाइड हो रहा था ये एफ के पास चला गया। तो ये हमारे पास निकल आया कि जब मोमेंटम में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जब चेंज होगा तो उसके इसके बराबर होगा फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमारी डेरिवेशन ड्राइव हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।